बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। पेश खिदमत है 5 कहानियाँ 5 सबक। कहानी नंबर 1। किसी मुल्क पर एक मगरूर बादशाह हुकूमत करता था। वो हीरे जवाहरात, शान शौकत और अपने जाहो जलाल के नशे में बदमस्त होकर रियाया की तरफ से बिल्कुल गाफिल हो चुका था और उसे उनकी मुश्किलात और परेशानियों की कोई फ़िक्र न थी। कुछ लोग उसके लिए बद्दुआएं करते तो कुछ उसके लिए हिदायत और नेक तौफीक के तलबगार भी होते थे। एक वक्त आया जब खुदा ने रियाया की सुन ली। हुआ ये कि बादशाह एक दिन निहायत शान और शौकत से सिपाहियों के लाओ लश्कर को साथ लेकर शिकार पर निकला। जंगल में उसे एक हिरन नज़र आया। उसने उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन का ताक़ुब करते हुए वो बहुत दूर निकल आया और रास्ता भटक गया। वो अपने मुहाफिज दस्ते और तमाम दरबारियों से बिछड़ गया था। उधर उन्होंने बादशाह को बहुत ढूंढा, लेकिन घने जंगल में मायूसी के सिवा कुछ न था और यूं भी रियाया की तरह बादशाह के सिपाही और दरबारी सभी उसकी अकड़ और गुरूर से तंग आ चुके थे। उन्होंने अपने फरमा रवा की तलाश बंद कर दी और वापस लौट गए। बादशाह सारा वक्त रास्ता तलाश करता रहा, लेकिन ना तो उसे अपने महल की तरफ जाने का रास्ता मिला और ना उसके दरबारी। इस दौड़ धूप में उसे प्यास लगने लगी, मगर कहीं भी पानी न मिला। मीलों चलने के बाद उसे बहुत दूर एक झोंपड़ी नजर आई तो वो खुशी से पागल हो गया। उसने सरपट घोड़ा दौड़ाया और झोंपड़ी तक जा पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग बैठे इबादत में मशगूल थे और एक तरफ कोने में पानी का घड़ा रखा हुआ था। बादशाह ने बड़ी बेताबी और खुश्क जुबान को बमुश्किल हरकत देकर बुजुर्ग से पूछा, पानी मिल जाएगा एक गिलास? हाँ मिल जाएगा, मगर एक शर्त पर। बुजुर्ग ने पुरजलाल आवाज में कहा, मुझे हर शर्त मंजूर है। मैं इस सल्तनत का हुक्मरां हूँ, पानी पिला दो। बादशाह ने बेताबी से कहा, मगर इस मौके पर भी उसने अपनी अमारत का एहसास दिलाना जरूरी समझा था। पहले शर्त सुन लो, पानी के गिलास के बदले मैं तुम्हारी पूरी सल्तनत लूंगा। बुजुर्ग के लहजे में जलाल था। पूरी सल्तनत एक गिलास पानी के बदले? बादशाह ने हैरत से पूछा। बुजुर्ग ने करख्त लहजे में कहा, हाँ मंजूर है तो ठीक, वरना यहाँ से चले जाओ और मुझे इबादत करने दो। प्यास की शिद्दत से बादशाह को अपना दम निकलता हुआ महसूस हो रहा था। उसने नडाल होकर कहा, मुझे मंजूर है, अब मुझे पानी दे दें। पानी पीकर बादशाह की जान में जान आई तो वो बुजुर्ग से कहने लगा, वादे के मुताबिक अब मैं बादशाह नहीं रहा, आप मेरी जगह बादशाह हो गए हैं। आप मेरे साथ महल चलें और तख्त संभाल कर मुझे वहाँ से रुखसत करें। बादशाह की बात सुनकर बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए और एक बेनियाजी के साथ कहा, जिस सल्तनत की कीमत एक गिलास पानी हो, उसकी हकीर बादशाहत लेकर मैं क्या करूंगा। यह सुनकर बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे अपनी असलियत का इल्म हो गया था और वो जान चुका था कि वाकई इंसान के पास दुनिया भर के खजाने हों या कोई बड़ी सल्तनत, लेकिन जब वो मजबूर हो तो उसकी कीमत एक गिलास पानी के भी बराबर नहीं है। बादशाह के दिल से शान और शौकत और अपनी अमारत का सारा ज़ौक़ व शौक़ ख़त्म हो गया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि आज उसे हिदायत मिली। बादशाह ने एक अच्छे हुक्मरान के तौर पर ज़िंदगी बसर करने का फ़ैसला कर लिया। तब उस बुज़ुर्ग ने बादशाह को घने जंगल से निकाला और महल तक पहुंचा दिया। इस मौके पर बादशाह ने बुज़ुर्ग से वादा किया कि वो अल्लाह के बंदों के साथ भलाई करेगा और अपनी रियाया की खबरगिरी करता रहेगा। कहानी नंबर 2। कहते हैं कि एक मुल्क का बादशाह अपने एक मुलाजिम से नाराज़ हो गया। बादशाह ने मुलाजिम को दरबार से निकाल दिया और हुक्म दिया कि तुम दिन रात अपने घर में रहो, कहीं बाहर ना निकलना और कोई काम भी मत करना। ये बज़ाहिर कोई कड़ी सज़ा नहीं थी और ना ही ऐसी कैद कि जिसमें उस मुलाजिम को तकलीफ़ होती। उसे तो अपने ही घर में रहना था, लेकिन इस हालत में चंद माह गुजारने के बाद वो घबरा गया। एक आदमी एक ही जगह और मखसूस लोगों के दरमियान कब तक रहे, उसे वहशत होने लगी। वक्त काटना दोभर हो गया। वो सारा दिन पड़ा रहता और कोई काम भी नहीं कर सकता था। बादशाह का वो मुलाजिम बहुत परेशान था, क्योंकि उसके बच्चों के पेट भरने का सवाल था। जब वो घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा तो बीवी बच्चों को खिलाएगा कहाँ से।
इत्तफाक से कुछ दिनों के बाद उसे मालूम हुआ कि बादशाह के दरबार में कोई बड़ा एहतमाम किया गया है। वज़रा, उमरा और नवाबों को दरबार में दावत दी गई है। मुलाजिम जिसका नाम सरदार था, उसको एक तरकीब सूझी तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी बीवी को पड़ोस में एक कीमती जोड़ा लाने के लिए भेजा। वो पड़ोस से कीमती जोड़ा ले आई। सरदार ने मांगे का कीमती जोड़ा जल्दी से ज़ेब-तन किया और घर से निकल पड़ा। इसके बाद वो शान और शौकत से चलता हुआ शाही दरबार में जा पहुंचा। दरबारी समझे कि कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, वो पहचान ना पाए और सरदार बड़े अदब से दरबार में दूसरे बड़े लोगों के साथ कुर्सी पर बैठ गया। दरबार शुरू हुआ, तमाम रस्में अदा की गईं और उसके बाद दस्तरखान पर आला किस्म के खाने चुने गए। सरदार ने भी हाथ बढ़ाकर खूब डट कर खाना खाया और फिर नज़र बचाकर बड़ी चालाकी से सोने की एक रकाबी अपने लिबास में छुपा ली और दरबार ख़त्म होते ही वहाँ से सबसे नज़र बचाकर घर पहुँच गया। घर आकर बड़े मज़े से उसने सारा वाक़या अपनी बीवी को सुनाया। उसने अपनी बीवी को वो सोने की रकाबी दी और कहा कि वो एक टुकड़ा काट कर बाज़ार में जाए और जौहरी को फ़रोख्त करके कुछ रकम ले आए। यूं सरदार की ज़िंदगी आराम से गुजरने लगी और परेशानी दूर हो गई। उधर दरबार के मुलाजिमों ने देखा कि सोने की एक रकाबी कम निकली है तो बेचारे बहुत घबराए और रकाबी ढूंढने लगे। बादशाह के कान में जब ये बात पहुंची तो उसने उनकी हालत देखकर कहा कि तुम सब क्यों परेशान हो? मुझे मालूम है कि सोने की एक रकाबी गायब हो गई है और वो अब तुम्हें नहीं मिलेगी। मुझे ये भी मालूम है कि वो रकाबी किसने चुराई है। खैर, 1 साल बीत गया। अगले साल फिर जश्न हुआ और दरबार मेहमानों से भर गया। जश्न के इख्तिताम पर मेहमानों को खाना दिया गया। सरदार इस मौके पर भी मौजूद था। खाना खाने के बाद फिर उसने नज़र बचाकर बड़े इत्मीनान से एक सोने की रकाबी अपने लिबास में छुपा ली। दरबार ख़त्म हुआ और मेहमान जाने लगे तो सरदार भी महल के दरवाजे से बाहर निकलने लगा कि अचानक बादशाह सामने आ गया। बादशाह को देखकर वो बहुत सिपट पाया और घबरा कर इधर उधर देखने लगा। बादशाह ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि पिछले साल की रकाबी ख़त्म हो गई, जो फिर एक और रकाबी ले जाना चाहते हो? ये सुनते ही सज़ा याफ्ता मुलाजिम के होश उड़ गए और खौफ के मारे कांपने लगा। आखिरकार बादशाह के कदमों में घिर पड़ा और कहने लगा, हुजूर के हुक्म की तामील में मुझे मेरे घर में बंद कर दिया गया था। कई महीनों तक परेशान और तंग दस्त रहा। आखिर मजबूर होकर ये हरकत की। हुजूर मुझे माफ़ कर दें। बादशाह कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा कि अच्छा, हमने तुम्हें माफ़ किया और तुम्हारी मुलाजमत भी बहाल कर दी। गलती हमारी ही थी कि हमने हुक्म ही ऐसा दिया था कि आदमी भूख और तंग दस्ती से मजबूर होकर चोरी करने पर आमादा हो जाता है। अगर हम तुम्हें घर में कैद ना करवाते तो शायद तुम ऐसी हरकत भी ना करते। गलती तो बादशाह और उस मुलाजिम दोनों की थी। बड़ी बात यह हुई कि बादशाह ने अपनी गलती का एहसास किया और मुलाजिम को ऐसी सज़ा देने पर शर्मिंदा हुआ जिसने उसे तंग दस्ती और आजमाइश में डाला। कहानी नंबर 3। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बूढ़े आदमी ने अफवाह फैलाई कि उसका नौजवान पड़ोसी चोर है, जिसके नतीजे में नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन बाद नौजवान बेकसूर साबित हुआ। रिहा होने के बाद उस नौजवान ने अपनी तौहीन महसूस की और बूढ़े पर गलत इल्ज़ाम लगाने का मुकदमा दायर कर दिया। दोनों को अदालत में तलब कर लिया गया। बूढ़े आदमी ने जज से कहा, मैंने तो सिर्फ तबसरे किए थे, इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। जज ने मुकदमे का फैसला सुनाने से पहले बूढ़े आदमी से कहा, जो कुछ तुमने इसके बारे में कहा है वो सब एक कागज़ पर लिखो, फिर हर बात के टुकड़े काट कर घर जाते हुए कागज़ के टुकड़ों को बाहर फेंक देना और कल फैसला सुनने के लिए अदालत में वापस आ जाना। अगले दिन जज ने बूढ़े आदमी से कहा, फैसला सुनने से पहले तुम्हें बाहर जाकर कागज़ के वो तमाम टुकड़े इकट्ठे करने होंगे जो तुमने कल फेंके थे। बूढ़े ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हवा ने उन्हें उड़ा दिया होगा और मुझे नहीं मालूम कि अब वो मुझे मिल सकेंगे भी या नहीं। जज ने जवाब दिया, इसी तरह वो बातें जिन्हें तुम सिर्फ तबसरे कहते हो एक आदमी की इज्जत को इस हद तक तबाह कर सकते हैं कि हो सकता है वो दोबारा बहाल ना हो सके। बूढ़े आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस नौजवान से माफ़ी मांग ली। इस कहानी का सबक ये है कि हकीकत जाने बगैर किसी के साथ गलत सलूक ना करें या फिर उस पर इल्ज़ाम ना लगाएं।
آپ کے الفاظ کسی بے قصور کی ساکھ کو یعنی عزت کو خراب کر سکتے ہیں، اور کسی کی عزت ایسی بھی خراب ہو سکتی ہے کہ دوبارہ واپس نہ آئے۔ کہانی نمبر 4۔ ایک بادشاہ تھا جو اتنا ظالم اور بے انصاف تھا کہ اس کی رعایا اکثر بد دعا کیا کرتی تھی کہ بادشاہ کی یا تو موت واقع ہو جائے یا پھر اس کا تخت چھن جائے۔ ایک دن اس نے یہ اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا کہ اس نے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ اب کسی پر ظلم اور ناانصافی نہ ہوگی۔ اس نے اپنے وعدے کا اتنا پاس رکھا کہ وہ نیک دل بادشاہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ کئی مہینوں بعد اس کے ایک وزیر نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ ایک دن میں جنگل میں سرپٹ گھوڑا دوڑا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شکاری کتا لومڑی کا شکار کرنے کے لیے اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ لومڑی جان بچانے کے لیے اپنے بل میں گھس گئی، لیکن اس سے پہلے شکاری کتا اس کی ٹانگ کاٹ کر اسے ہمیشہ کے لیے معذور کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہی شکاری کتا ایک آدمی پر بھونک رہا تھا۔ آدمی نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اسے کتے پر دے مارا۔ کتے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ آدمی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ ایک گھوڑے نے اسے لات مار دی۔ اس کا گھٹنا ٹوٹ گیا اور وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو کر زمین پر گر پڑا۔ گھوڑا پھر سے دوڑنے لگا، لیکن آگے جا کر ایک گڑھے میں گر کر اس کی بھی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میں نے جو کچھ دیکھا اس پر غور کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ برائی برائی کو جنم دیتی ہے۔ اگر میں برے راستوں پر چلتا رہا تو یقیناً میرے ساتھ بھی برائی کی جائے گی، اس لیے میں نے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سن کر وزیر کے دل میں خیال آیا کہ اب بادشاہ کی نیک دلی سے فائدہ اٹھا کر اس کو معزول کرنے اور تخت پر قبضہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہی خیالوں میں گم اس نے جو ہی قدم بڑھایا وہ سیڑھیوں سے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ پیارے دوستو، اس کہانی میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمارے اعمال کا کسی نہ کسی طرح ہم پر واپس اثر پڑتا ہے۔ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھلائی ہوگی، اگر ہم دوسروں کے ساتھ برا کریں گے تو یاد رکھیں ہماری بھی باری آئے گی جب ہمارے ساتھ برا ہوگا۔ کہانی نمبر 5۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس نے 10 جنگلی کتے پالے ہوئے تھے۔ اس کے وزیروں میں سے جب بھی کوئی وزیر غلطی کرتا تو بادشاہ اسے ان کتوں کے آگے پھینکوا دیتا۔ کتے اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر مار دیتے۔ ایک بار بادشاہ کے ایک خاص وزیر نے بادشاہ کو غلط مشورہ دے دیا جو بادشاہ کو پسند نہ آیا۔ اس نے فیصلہ سنایا کہ وزیر کو کتوں کے آگے پھینک دیا جائے۔ وزیر نے بادشاہ سے التجا کی کہ حضور، میں نے 10 سال آپ کی خدمت میں دن رات ایک کیے ہیں اور آپ ایک غلطی پر مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری بے لوث خدمت کے عوض مجھے آپ صرف 10 دنوں کی مہلت دیں، پھر بلا شبہ مجھے کتوں کے آگے پھینکوا دیں۔ بادشاہ یہ سن کر 10 دن کی مہلت دینے پر راضی ہو گیا۔ وزیر وہاں سے سیدھا رکھوالے کے پاس گیا جو ان کتوں کی حفاظت پر مامور تھا، اور جا کر کہا کہ مجھے 10 دن ان کتوں کے ساتھ گزارنے دو اور ان کی مکمل رکھوالی میں کروں گا۔ رکھوالا وزیر کے اس فیصلے کو سن کر چونکا، پھر اس نے اجازت دے دی۔ ان 10 دنوں میں وزیر نے کتوں کے کھانے پینے، اوڑھنے بچھونے، نہلانے تک کے سارے کام اپنے ذمے لے کر نہایت ہی تندہی کے ساتھ سر انجام دیے۔ 10 دن مکمل ہونے پر بادشاہ نے اپنے پیادوں سے وزیر کو کتوں کے آگے پھینکوا دیا، لیکن وہاں کھڑا ہر شخص اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ آج تک نہ جانے کتنے ہی وزیروں کو ان کتوں نے نوچ ڈالا تھا، لیکن آج یہی کتے اس وزیر کے پیر چاٹ رہے تھے۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ آج ان کتوں کو کیا ہوا ہے، یہ وزیر کے پیر کیوں چاٹ رہے ہیں؟ تو اس وزیر نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہی دکھانا چاہتا تھا کہ میں نے صرف 10 دن ان کتوں کی خدمت کی، اور میرے 10 دن کی خدمت کے عوض یہ میرے احسانات بلا نہیں پا رہے، اور آج یہ میرے پیر چاٹ رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں نے اپنی زندگی کے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، دن رات آپ کی خدمت میں نے ایک کر دیے، لیکن آپ نے میری ایک غلطی پر میری ساری زندگی کی خدمت گزاری بلا دی اور اس کو پس پشت ڈال دیا۔ اس بات پر بادشاہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے وزیر کی سزا کو معاف کر دیا۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اس لیے اور اگر انسان سے غلطی نہ ہو تو پھر اسے تو فرشتہ کہنا چاہیے۔
اس لیے اپنی غلطیوں کو محسوس کرتے ہوئے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ پیارے دوستو، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل یونیورسل انفو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔